मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
मनोनीत मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विजय सिन्हा जिंदाबाद। मनोनीत मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं विजय प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ
जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शब्द के सिवाय व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समृद्ध निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मनोनीत मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शब्द के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सशुद्धित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री श्रवण कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें।
श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष से बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मनोनीत मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के द्वारा न्याय करूँगा। मैं संतोष कुमार सुमन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। मनोनीत मंत्री श्री
सुमित कुमार सिंह से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं सुमित कुमार सिंह सत्य प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुमित कुमार सिंह सत्य प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल जी, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। की व्यवस्था राजभवन के मुख्य भवन के पीछे मैदान में किया गया है। आप सभी महानुभाव सादर आमंत्रित हैं। और देखा आपने कि अब बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और इसके साथ ही एक बार फिर से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और इसके अलावा आपको बता दें कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम की यहाँ पर शपथ ली है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो तमाम मंत्री हैं उनके क्या क्या नाम हैं, तो प्रेम कुमार जो कि बीजेपी से हैं उन्होंने शपथ ली है। और इसके अलावा विजय चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं जेडीयू से, और श्रवण कुमार उन्होंने भी यहाँ पर शपथ ली है। संतोष सुमन जो कि हम से हैं उन्होंने भी यहाँ पर
शपथ ली है और सुमित सिंह जो कि निर्दलीय थे और उन्होंने सबसे आखिरी में अभी शपथ ली। तो आप देख सकते हैं कि नई सरकार का गठन यहां पर हो चुका है और अब की बार नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने ये नई सरकार बनाई है। तो बिहार में जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीती सरकार से जो महागठबंधन के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया था, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो सरकार से खुश नहीं थे और उसके बाद अब उन्होंने एनडीए के साथ जब आगे की प्रणाली शुरू की है तो विकसित भारत के निर्माण में और साफ तौर पर बिहार में जैसा कि विकसित भारत को और ज़्यादा प्रबल करने की जो शक्ति है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो साफ तौर पर बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी बयार, एक बड़ी तस्वीर यहां से निकलकर सामने आई है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम बार उन्होंने पाला बदला है, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से वो एनडीए के साथ यहाँ पर नई सरकार का गठन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में जो डबल इंजन की सरकार है उससे बिहार में साफ तौर पर नई तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी। और लगातार जैसा कि हम देख पा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीर है वो निरंतर बदलती जा रही है और डबल इंजन की जब सरकार होगी तो कहीं ना कहीं जो विकास के काम हैं वो लगातार और आगे बढ़ते हुए जाएंगे और यही तस्वीरें हैं जो लगातार साफ होती हुई नजर आ रही हैं। और उसके बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव, बड़ा दिन इसे हम कह सकते हैं। तो तमाम ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने आज यहाँ पर शपथ ली है, तो उनके नाम भी हमने आपके साथ साझा किए कि किस तरह से। और अब की बार 2 डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। और शपथ ग्रहण समारोह जो कि अब यहाँ पर संपन्न हो चुका है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह पूरा क्षण, क्योंकि नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है और बिहार में अब राजनीति जो सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ चुकी हैं। और ऐसे में 2024 को लेकर, जैसा कि हम जानते हैं, आम चुनाव को लेकर भी बात करें तो एक बड़े दाव के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जब यह आम चुनाव होने वाले हैं तो उसके लिए भी जो तैयारियां हैं वो यहाँ से अब होती हुई नजर आएंगी। और आइए अब अपने खास मेहमान का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। विजय जी, साफ तौर पर जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार 9वीं बार अब मुख्यमंत्री पद के रूप में यहाँ पर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। कितने बड़े बदलाव की आगे हम देख सकते हैं कि जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बिहार की राजनीति लगातार हम देख रहे हैं कि उसमें इस तरह के जो स्टेप्स उठाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा आयाम निर्धारित करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। हिंदुस्तान में शायद ही कोई मुख्यमंत्री हो, शख्स हो जो 9वीं बार मुख्यमंत्री हो। और 21 विधानसभा में तीसरी बार भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। यानी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके सहयोगी बदलते रहे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे कितना गंभीरता से लिया इस बदलाव को, कि आप समझिए कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिल्ली से पटना पहुंचे। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है कि आगे का जो वक्त है उसमें बिहार को कैसे नई तस्वीर दी जाए, नई तस्वीर में बदला जाए, ये काम है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है सर कि इस जो शपथ ग्रहण समारोह है या जो नई सरकार है, इसे मैं बिहार विधानसभा से भी ज्यादा जो हिंदुस्तान की केंद्रीय राजनीति है उसके नजरिए से देखता हूं कि नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का मतलब इंडिया गठबंधन का परसेप्शन के तौर पर कोलैप्स हो जाना है। आप कितना बड़ा झटका इसे इंडी गठबंधन के लिए मानते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि शुरुआत से इंडी गठबंधन में एक बिखराव नजर आया है, तो ऐसे में नीतीश कुमार का साथ ना होना ये कितना बड़ा झटका है उनके लिए? वही मैं जिक्र कर रहा हूं कि नीतीश कुमार का साथ नहीं है सर। नीतीश कुमार ने इस योजना को तैयार किया, इंडिया गठबंधन को बनाने की जो पूरी मेहनत की है। आपको याद हो कि पिछले 6 महीने 8 महीने में नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं से भी मिले, लगातार वो काम करते रहे उसको बनाने में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और ये कांग्रेस की बड़ी विफलता है कि वो नीतीश कुमार जैसे लीडर को संयोजक नहीं बनाकर, या इंडिया गठबंधन का जो सपना उन्होंने देखा था सभी विपक्षी पार्टी को एक करने का, उसमें काम नहीं कर पाए। कांग्रेस की ये सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता मानी जानी चाहिए। और मैं समझता हूं कि 2024 के चुनावों में इंडिया गठबंधन का क्या होगा वो तो आगे दिख जाएगा, लेकिन कांग्रेस का भी संसदीय भविष्य मुझे थोड़ा खतरे में दिखाई दे रहा है। और इससे अब वोटर के मन में ये आएगा कि
मोदी सरकार जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने के लिए या विपक्ष में कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है, कोई मजबूत नेता नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार के तौर पर एक उम्मीद कुछ लोगों को जगी होगी कि शायद ये गठबंधन या ये नेता जो है सब मिलकर मौजूदा सरकार को एक लड़ाई के लिए चुनौती दे सके, लेकिन अब वो परसेप्शन के तौर पर भी खत्म हो रहा है। बाकी चुनावी लड़ाई जो होगी वो तो 2024 के अप्रैल मई में जब चुनाव होंगे तब आपको साफ हो जाएगी तस्वीर। बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर नजर ही आएगा। लेकिन जैसा हम बिहार की पृष्ठभूमि की जब बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, क्योंकि आरजेडी जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, उसके बाद अब वहां पर भी करारी चोट नजर आ रही है। और साफ तौर पर नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि मैं वहां पे काम से खुश नहीं था और जिस तरह से जो उनकी विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पा रही थी। ये एक बड़ी वजह है। और हम कह सकते हैं अब जब डबल इंजन की सरकार वहां पर है तो विकास की जो रफ्तार है वो भी दोगुनी हो जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार को पिछले 20 साल से देखें तो वो बीजेपी के एक नेचुरल एलाई समझिए, और वो जो विचारधारा है उसके साथ वो लगातार उनका संबंध बना रहा है, जुड़ते रहे हैं। और जब जब वो बीजेपी के साथ सरकार में काम किया है तो कुछ बेहतर काम उन्होंने करने की कोशिश की है। आज जब इस्तीफा दिया तो मैं सुन रहा था कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि मुझ पर दबाव बन रहा था, मैं जो काम करना चाहता था वो काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। कुछ और लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा लेकिन जेडीयू के कुछ और बड़े नेताओं ने कहा कि उन पर दबाव था नौकरियों की नियुक्तियों को लेकर, और उससे जो एक करप्शन का नया रास्ता खुलता, नीतीश कुमार उसको रोकने की लगातार कोशिश कर रहे थे। और वो जब इस लेवल पर पहुंच गया कि वो करप्शन को या नियुक्तियों के दबाव को नहीं रोक सकते, इसके लिए आपको याद हो 19 जनवरी को जो आरजेडी के अध्यक्ष है लालू यादव साहब और तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री के साथ बड़ी मुलाकात की थी उनके निवास पर जाकर। मुझे लगता है उसी के बाद ये जो दबाव उनका बन रहा था, उसके बाद शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला किया हो कि वो अलग रास्ते पर चलें और जैसा आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एक डबल इंजन की सरकार बनाकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ लगातार बदलती जा रही हैं, जो तस्वीर है बिहार की वो भी लगातार बदलती जा रही है। तो आने वाले समय में, जैसा कि हम आम चुनाव को लेकर बात कर रहे थे, तो आम चुनाव में इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ तो हम कांग्रेस को देख रहे हैं, लेकिन बिहार में भी अगर हम देखें तो आम चुनाव में जो पहले की स्थितियाँ रही हैं, जो इससे पहले 2019 का चुनाव था, वहाँ का आंकड़ा उठाकर देखें तो वहाँ तो पहले से एनडीए अच्छी पोजीशन पर है। तो ऐसे में आने वाले समय में हम कह सकते हैं 24 में भी वही स्थिति नजर आ सकती है। बिल्कुल, बिहार की राजनीति को देखें तो वहां पर 3 बड़े ग्रुप हैं, 3 बड़ी पार्टी हैं, आरजेडी है, जेडीयू है और बीजेपी है। यदि इसको राजनीतिक भाव से देखें, जो भी 2 पार्टियों का एक गठबंधन होता है वो वहां पर एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर आता है। जो हमने 2019 में देखा, जब जेडीयू और बीजेपी आए तो 40 में से मतलब 39 सीटें वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने जीती है 17 और 16, और एलजेपी ने 6 सीटें वहां पर जीती है। और आरजेडी को वोट कितना भी मिलाओ लेकिन सीट एक भी नहीं मिली, उनका खाता भी नहीं खुला। तो ये बड़ी गंभीर चिंता। और आरजेडी ने जब बीजेपी जेडीयू की सरकार को तोड़कर कोशिश की आरजेडी जेडीयू की सरकार बनाने की, तो उनका भी जो दृष्टिकोण था या फोकस था वो 2024 के चुनाव पर था कि वो जो अपना जीरो का जो फिगर है उसको कैसे बदल सकते हैं जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर। और अब ये फिर से वापस जेडीयू बीजेपी हो गया, तो मुझे लगता है कि आरजेडी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। और कांग्रेस का भी खाता नहीं खुले तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि जो पूरा जातिगत समीकरण देखें आप तो ओबीसी और अपर कास्ट और एमबीसी, ये दोनों वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने इस सरकार में बनाया। नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं पिछड़े ग्रुप से, और विजय सिन्हा साहब भी हैं भूमिहार से। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना है कि जातिगत समीकरणों के तौर पर भी ये बड़ा काम करेगा। बिल्कुल, विजय जी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी राजेश राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, नया गठबंधन, नई सरकार, लेकिन सीएम नीतीश कुमार, तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं क्योंकि बिहार के लिए राजनीति में नीतीश कुमार का चेहरा बहुत अहम है। बिल्कुल आपने सही कहा कि नया गठबंधन, नई सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यह हम निश्चित तौर पर इसको कह सकते हैं कि आजमाई हुई बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह भी मुख्यमंत्री थे, बीच में 2-3 घंटे 4 घंटे अगर हम कहें तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, और फिर 5 बजे उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ऐसे में हम कहा जा सकता है कि बिहार
जो है एक अनोखा प्रांत है जहां पर कि इस तरह की घटनाएं अब तक कई बार हो चुकी हैं। 2022 में भी तेजस्वी और नीतीश दोनों ने एक साथ शपथ ली थी। आज सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन लोगों ने शपथ ली है। और मैं थोड़ा सा जिक्र इस बात का करना चाहूँगा कि जिस बात का जिक्र विजय त्रिवेदी कर रहे थे कि 2019 में 39 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी और जो जेडीयू गठबंधन था। 2009 पर अगर नजर डालें तो 2009 में भी सबसे पहली बार जब देश में मनमोहन सिंह दूसरी बार जो है वो सत्ता में लौटे थे, उस वक्त भी बिहार ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था जब 40 में से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को जीतने में कामयाबी हाथ लगी थी। हालांकि वो आंकड़े जो थे कि 20 सीट पर जनता दल यूनाइटेड और 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और 2014 के चुनाव पर नजर डालें तो 2014 में जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और बीजेपी तीनों अलग अलग चुनाव मैदान में थे और उसमें जब प्रचंड मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव मैदान में थी तो उन्होंने 31 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। धर्मेंद्र प्रधान जो अभी वर्तमान में देश के शिक्षा मंत्री हैं, वो बिहार बीजेपी के प्रभारी थे 2014 में। और 2019 में जब ये दोनों मिलकर दोबारा फिर से 17 में अलग होने के बाद जब साथ हुए तो ये आंकड़ा जो है 39 और 1 में तब्दील हो गया। आरजेडी जो है वो 0 पर सिमट गई और 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, इन तमाम लोगों को मिली। 2014 के चुनाव में 4 सीटें आरजेडी को मिली थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। लेकिन 2019 का आंकड़ा जो था वो बहुत चौंकाने वाला था। और ऐसे में अब जबकि दोनों पार्टियां एक साथ आ गई हैं और सामने लोकसभा के चुनाव है तो निश्चित तौर पर इस गठबंधन को बहुत मजबूती मिली है। चूंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वोटिंग होती है लोकसभा चुनाव में, ऐसे में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी मिलकर अगर बिहार में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। और विधानसभा के जो रिजल्ट होते हैं, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं गौरव, उसमें स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो लोकसभा के परिणाम अलग होते हैं और विधानसभा के परिणाम अलग होते हैं। ये हमने पिछली बार भी देखा है। अब देखना होगा कि जनता इसको किस तरीके से आत्मसात करती है, इस नए गठबंधन को लेती है। लेकिन राजनीतिक प्रेक्षक जो आकलन कर रहे हैं कि यह गठबंधन मजबूत हुई है, इसमें दम जरूर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक का रुख कर लेते हैं। कुमार आलोक, अब तो शपथ ग्रहण हो गया, साफ तौर पर नई सरकार का गठन भी हो गया। अब आने वाली कार्य प्रणाली कैसे हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ मुख्यमंत्री तो का चेहरा जो है वो तो नीतीश कुमार का रहता है, लेकिन जो बदलाव आता है काम में वो भी अपने आप में एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन था नीतीश कुमार की पार्टी का, तो एक बहुत बड़ी चीज जो थी, जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला था, उस पे एकदम कंट्रोल था। तो जैसे कि आप 2005 के पहले की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर और जो विकास का मुद्दा था वो बहुत बड़ा मुद्दा था। और जो जंगल राज की बात हम करते हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। तो 2005 के बाद नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया। लेकिन अब उसके बाद जब महागठबंधन के साथ जब ये गए नीतीश कुमार, तो वो ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या एक बार फिर सामने आकर खड़ी हुई। उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि एक तरह से नीतीश कुमार खुद चिंतित थे। और आज जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया भी, जब वो इस्तीफा देकर के आए कि मैं 2.5 महीने से परेशान था, तो ये परेशानी का सबसे बड़ा कारण था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ना रख पाना। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ ये आए हैं, फिर से वापस आए हैं, तो ये इस समस्या को चॉकआउट करेंगे और सख्ती से निपटेंगे वैसे तत्वों को जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर बिगाड़ के रखा है। दूसरी जो चीज है कि विकास का जो पैमाना होता है वो हर वर्ग तक पहुंचे। जैसे आप उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो आपने देखा कि जो सिपाही की जो भर्ती होती है तो एक खास जाति के लोगों को वरीयता दी गई और उसके बाद जनता में आक्रोश हुआ। तो वही चीज यहाँ पर अगर बिहार में अगर महागठबंधन के साथ रहकर नीतीश कुमार को मजबूरी में करना पड़ा तो कहीं ना कहीं उसकी भी टीस और ये उसी टीस का परिणाम ये है कि नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दी। और अब जब एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इन तीनों दलों की बनेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि विकास के मानक क्या हो, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुधारा जाए और तमाम वैसे
ऐसे मुद्दे जिससे बिहार जूझ रहा है। बिल्कुल कुमार आलोक, अब बने रहिए हमारे साथ। अब अपने मेहमान का रुख कर लेते हैं। विजय त्रिवेदी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, कानून व्यवस्था का मुद्दा ये हर बार हम देखे हैं कि लगातार इसमें उठता रहा है, और जब जब हमने देखा कि महागठबंधन की सरकार वहां पर बनती हुई नजर आई है तो एक जंगल राज कायम होता हुआ नजर आया है। क्या ये एक प्रमुख वजह है इस बड़े बदलाव के पीछे की? सबसे बड़ी वजह यही है, सबसे बड़ी वजह यही है। और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जब से उन्होंने छोड़ा था वो सुशासन बाबू की सरकार पर जंगल राज को लेकर आरोप लगाती रही। यदि आप इसको देखें, आप कहें कि भाई मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं, महागठबंधन में जो आरजेडी है, जब उनकी सरकार हुआ करती थी, लालू यादव की सरकार भी थी, तब भी जंगल राज की बात हमेशा चर्चा होती रही। यानी आरजेडी में कुछ ऐसे तत्व हैं जो जंगल राज के साथ या सोच समझ के साथ चलते हैं, या फिर इसको कह लें, बहुत संभल के भी कहें तो ये कहे कि वो कानून व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान नहीं हुए। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने में भी उनके जो साथ के लोग हैं, उनके जो समर्थक लोग हैं, वो फैला रहे होते हैं, लेकिन एक तरह से नियंत्रण नहीं हो पा। और नीतीश कुमार जी ने जिस बात का जिक्र किया कि वो उन पर काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी भी वजह यही होती है कि लगातार ये दबाव बना होता है। ये लॉ एंड ऑर्डर का दबाव, जो एसपी डीएम है उनके अपॉइंटमेंट्स, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी होता है, और जो सहयोगी दल होता है। और इसमें खास बात ये भी थी कि आरजेडी जो है बड़ा दल था, 78-79 उनके पास एमएलए थे, जेडीयू के पास 45 थे, तो उनका दबाव बड़ा बना हुआ था। हालांकि मुख्यमंत्री के पास ही होम डिपार्टमेंट था, गृह विभाग था, लेकिन सहयोगी दल का दबाव बना हुआ था। अब यदि इसको दूसरे तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें या भारतीय जनता पार्टी की सोच में, प्रधानमंत्री या अमित शाह जी की सोच में, सबसे बड़ा काम है कानून व्यवस्था पर काबू करना, कानून व्यवस्था को बेहतर करना। चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार का जिक्र करें या कुछ और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को काम करें, तो उसमें सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर होता है। और लॉ एंड ऑर्डर जब ठीक होता है तभी आप विकास की ओर या जो सरकार की नीतियां हैं उनको ठीक से एग्जीक्यूट करने में सफल हो पाते हैं, कामयाब हो पाते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और उससे आम आदमी सब पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। बिल्कुल। राजेश राज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, मुद्दों पर तो साफ तौर पर नजर डालें ही, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे स्थानीय मुद्दे जिनका जिक्र अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि लगातार वो सबसे ज्यादा प्रभाव यहां पर डालते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो वहां पर जो डेवलपमेंट है उसमें भी देखा गया कि बीते कुछ महीनों में उस पर भी काम में एक घोटाले की जो सुगबुगाहट है वो लगातार नजर आती रही, और कहीं ना कहीं ये भी एक अहम मुद्दे के तौर पर यहां पर उभरता हुआ नजर आया। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि वहाँ पर क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई थी, और इसकी वजह से रिश्तों में तल्खी आई, और वो तल्खी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शीत युद्ध में पहले परिणत हुई। और जिस तरीके से बिहार में नियुक्तियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कर रहे थे, हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी जो थे वो क्रेडिट तो नीतीश कुमार को ज़रूर दे रहे थे मंचों से, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर हम कह सकते हैं, जिस तरीके से आज भी अखबार में एक इश्तहार आया, उस इश्तहार में तेजस्वी ने अपनी तस्वीर सहित तमाम जो कार्य किए गए उसका उन्होंने ब्यौरा उसमें प्रस्तुत किया, और उस पर जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने पलटवार भी किया और कहा कि ये तमाम काम जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम हैं। वहीं पर तेजस्वी अपने जो किए हुए काम हैं उसको भी उन्होंने जब एक एजेंसी के साथ जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम दबाव डालकर मुख्यमंत्री से जनहित से जुड़े काम करवा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर विचलित हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट की होड़ लेने की जो एक प्रवृत्ति वहाँ पर चल पड़ी थी वह भी रिश्तों में तल्खी लेकर आई, और लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बड़ा इशू निश्चित तौर पर था, क्योंकि जिस तरीके से खबरिया चैनल लगातार ये चला रहे थे कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 आ गया, उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ती हुई दिख रही थी। और नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस जो है भ्रष्टाचार और करप्शन का जो मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, उस पर जीरो टॉलरेंस की बात वो करते रहे हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए ये परेशानी ज़रूर थी, और शायद यही वजह है कि राजभवन से निकलने के बाद जब मीडिया से मुखातिब होते हैं नीतीश कुमार, तो वो इस बात का जिक्र भी करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की बैठक में हमने इस्तीफा देने का फैसला किया। काम करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि काम हम कर रहे थे, कुछ लोग
काम का नाम लेने पर मेहनत कर रहे थे। तो इशारा साफ था, उन्होंने खुले शब्दों में तेजस्वी की आलोचना तो नहीं की, लेकिन इशारों ही इशारों में जो उन्होंने तंज कसा है उसके बहुत सारे मायने जो है वो तलाशे जा सकते हैं, बहुत सारे सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल, और जो लोगों के मन में सवाल भी था कि आखिर कब बदलेगी तस्वीर, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब नई